बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपर प्रिपरेशन की टिप्स में आज हमारा लेसन है स्टूडेंट्स के आपने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपनी की बुक्स में से कैसे रेडी करने हैं और उनको अपने थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे करना है। अगर आप 100% की बुक्स पर रिलाई करते हुए क्वेश्चंस को याद करके लिखाएंगे तो आप यकीन माने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। आपने जब इंग्लिश ए की तैयारी करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के आप अपने इंग्लिश ए के जो आपके टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो तो आपके बहुत ज़बरदस्त वाले रेडी हों। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पेपर के हिसाब से अहम है लेकिन बहुत अहम नहीं है, वो आप याद कर लें, यहाँ से पढ़ लें, आप उसके कॉन्सेप्ट्स ले लें। अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप लिख लें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में और ऐसे होते हैं जो कि ख़ास तौर पे समरीज़ होती हैं, वो आपने कैसे याद करने हैं, आइए आज हम वो सीखने वाले हैं। तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया है जो सबको आता है, द डैम्ड ह्यूमन रेस। डैम्ड ह्यूमन रेस का पहला ही क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ मैन विद एनिमल्स और मेन आइडिया ऑफ द ऐसे, और यही आपके ऐसे की समरी भी है। स्टूडेंट्स, यही आपके ऐसे की समरी भी है। तो समरी आपकी ऐसे हो गई इसमें, ठीक है। अब जो समरी है इसमें उन्होंने देखिए क्वेश्चंस लंबे इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं कि अगर कोई से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से तो आंसर यही होगा। तो इसका जो मेन आंसर है वो शुरू कहाँ से होता है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मार्क ट्वेन इज़ एन अमेरिकन राइटर ऑफ ग्रेट फेम। ही क्लेम्स टू हैव स्टडीड द नेचर और ही क्लेम्स टू हैव स्टडीड द नेचर ऑफ मैन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब दो अप्रोचेज़ हैं हमारे स्टूडेंट के लिए इनको याद करने की। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़ाहिर है मैं टेस्ट मार्क करती रहती हूँ बच्चों के, जो कि रट लेते हैं, हर चीज़ उनको आती है और वो रट्टा मार के लिख लेते हैं। बहरहाल वो बच्चे मार्क्स ले लेते हैं। जो रट्टा जिन्होंने मारा हुआ होता है ना, बेशक वो क्वेश्चन के मुताबिक ना भी लिख रहा हो लेकिन गलतियां नहीं होती तो मार्जिन मिल जाता है उनको मार्क्स का। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ लिखने की कोशिश की होती है, अपनी तरफ से, अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्रेशन में, तो चूँकि उनका एक्सप्रेशन इतना मैच्योर नहीं होता तो वो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें इनमें रखिए कि अगर आपके पास अब 2-3 अप्रोचेज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। नंबर 1 तो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, अच्छे वाला याद कर लें, और इनको याद करने के बाद आपने इनको एक दफ़ा लिख के चेक कर लेना है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगी थोड़ी सी। सबसे पहले तो अब ये देखिए अमेरिकन राइटर ऑफ ग्रेट फेम। अब जो गलतियां हम स्टूडेंट्स करते हैं वो पता क्या करते हैं बच्चे, हम गलतियां करते हैं दो, या तो हम गलतियां करते हैं स्पेलिंग की या हम गलतियां करते हैं वोकैबुलरी की। तो इसका आसान हल क्या है, आपने अमेरिकन के एक दफ़ा स्पेलिंग चेक करने हैं। अब ये स्पेलिंग चेक करने के लिए आपके पास एक ख़ास कलर का पॉइंटर होगा। अब आप उन सारे स्पेलिंग्स को जो कि आपको पढ़ते वक्त जिनके बारे में कन्फ्यूजन है, वो आप उसको ऐसे अंडरलाइन कर लें। अगर आपके पास पॉइंटर नहीं है तो आप दो कलर के आप ले लें पेंसिल कलर्स। मतलब आपने अपने टेक्स्ट को जो है इस तरीके से नहीं अब पढ़ना कि बस पढ़ लिया। अब आपको ये स्पेलिंग रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके बाद ही क्लेम्स टू हैव स्टडीड द नेचर ऑफ मैन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे जिन जिन स्पेलिंग के बारे में मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ कंफ्यूज, मैं अपने हिसाब से स्पेलिंग्स को अंडरलाइन करूँगी। और अगर कोई और बच्चा किसी और हवाले से स्पेलिंग्स को के बारे में कंफ्यूज हो जाता है तो उसको स्पेलिंग्स देखने पड़ेंगे। और ये स्पेलिंग्स देखना आपकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का हिस्सा है। एक नज़र आपको स्पेलिंग्स ज़रूर देखने चाहिए ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। दूसरी चीज़, अगर अब आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो आपने सारे पढ़ लिए, मैंने आपको तरीका सिखा दिया ना, एक ये देखें अमेरिकन को आपने अंडरलाइन कर लिया या आपने इसको हाईलाइट कर लिया या आपने इसको दो डिफरेंट कलर के मार्कर्स के साथ लिख लिया, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपने अपने माइंड में रख लेना है कि ये वाला जो कलर है ये स्पेलिंग को मैंने हाईलाइट किया हुआ है
रेड कलर के साथ, ब्लू के साथ, पिंक के साथ, ताकि और मैंने सिर्फ उन स्पेलिंग्स को जो कि मुझे मेरी गलतियाँ होती हैं मैं वो स्पेलिंग्स पढ़ूँगी। अब दूसरी जो चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ग्रामर के एरर्स करते हैं। अब चूँकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये एक रुझान नहीं है कि हम अपना टेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ाने के लिए अप्रोच करें, हम अपना टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाने के लिए अप्रोच करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये टेक्निक्स नहीं आती होंगी। देखिए, अब हमें आपको मैं एक बात समझा दूँ, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रही हूँ कि जब आप लिखते हो ना तो आपकी ज़्यादा गलतियाँ या तो स्पेलिंग की होती हैं, और वो स्पेलिंग्स जो होते हैं या तो वो आपकी ये देखें अमेरिकन राइटर। अब ये अमेरिकन राइटर क्या चीज़ है बेटा, ये एक नाउन है, ठीक है, और नाउन भी नहीं है, नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि अमेरिकन राइटर की क्वालिटी है। और फेम, ग्रेट फेम, ये भी एक नाउन फ्रेज़ है। कैसे, फेम किसी चीज़ का नाम है, किसी एक जज्बे का नाम है, और उसकी क्वालिटी है ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एडवांस लेवल पर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके इसमें देखिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें इज़ के अलावा और कोई वर्ब नहीं है। मार्क ट्वेन भी नाउन है, अमेरिकन राइटर भी नाउन है, ग्रेट फेम भी नाउन है। लिहाजा आप कौन से पार्ट की गलतियां करते हैं, ये जिसके बाद में एस लगा हुआ होता है, जिसके बाद में एंड पे हैव। अब ये देखिए, ही क्लेम्स टू हैव स्टडीड द नेचर ऑफ मैन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्लेम्स के बाद टू हैव क्यों आया, ही क्लेम स्टडीड भी तो हो सकता था। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपने पढ़ते वक्त नोट करनी होती हैं, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको रिप्लेस कर दें, उसको चेंज कर दें, उसके मीनिंग को समझ के उसको और तरीके से लिखते हैं। जैसा कि अब हम इसको इसका आइडिया क्या है, इसका कंटेंट, आपने इसका कंटेंट पहले नोट किया, कंटेंट क्या था, इसका आइडिया क्या था, इसका कंटेंट आपने नोट किया। इस लाइन का कंटेंट क्या था, इस लाइन का कंटेंट ये था कि उसने क्लेम किया है कि वो इंसानों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। सिंपल समझ में आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही लाइन रिप्रोड्यूस करें, आप इस लाइन को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लेम्स टू स्टडी ह्यूमन नेचर फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, टू हैव को काट दें, टू के बाद हैव और फिर स्टडी कर दें, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट में कोशिश ये करनी है कि ऐसे पढ़ें कि इसके मिनिमम गलतियों के चांस हों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स इन लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन्स। अब इसमें आपने क्या चीज़ नोट करनी है पढ़ते वक्त, देखिए, लंदन एल कैपिटल, ज़ूलॉजिकल जी कैपिटल, गार्डन जी स्मॉल। ठीक है, ये चीज़ें अब आपने पढ़ते वक्त नोट करनी है। ही हैज़ अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट मैन इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। वर्स्ट, दी वर्स्ट है, खाली वर्स्ट नहीं है। मैन इज़ दी वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। मैन इज़ यूजली कॉल्ड दी हाइएस्ट एनिमल विद कॉमास एंड विद बोल्ड, मार्कर से लिख सकते हैं आप, मार्कर से लिख सकते हैं आप, पेपर में आपने प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेलिजेंस। ये स्पेलिंग पढ़ने पड़ेंगे जाने से पहले। तो अब आपने जब पढ़ लिया तो आपने ये काम तो कर ही लेना पहले कि आप अपने स्पेलिंग को अंडरलाइन करें। आप अपनी, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 डिफरेंट कलर्स के पेन का इस्तेमाल किया है, स्पेलिंग के लिए और ग्रामर के लिए। और देखें इसमें मैंने वो चीज़ें, क्लेम्ड नहीं होगा, ये नोट कर लिया। लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन, दी वर्स्ट, खाली वर्स्ट नहीं, दी हाईएस्ट एनिमल। बट अकॉर्डिंग टू ट्वेन, डी कैपिटल, स्मॉल नहीं लिखना। ही इज़ लोअर दैन एनिमल, दैन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, रेप्टाइल्स, इन दिस वे ही हैज़ और ही रिजेक्ट्स वो। अब इसमें देख लें, आपने नोट कर लिया कि इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। हैज़ अराइव्ड, हैज़ स्टडीड, ये दोनों, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिजेक्ट्स, क्लेम्स, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन के स्पेलिंग चेक करेंगे हम। सब कुछ आपने स्टूडेंट्स पहले मरले पर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमने कंटेंट्स पे भी फोकस करना होता है, हमने इसकी ग्रामर को भी पढ़ना होता है, हमने इसके वर्ब को भी देखना होता है, और हमने ये देखना होता है कौन से वर्ड्स कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, कौन से स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। ये सबसे
आपका सेफ़ तरीका है किसी भी एक चीज़ को इस तरीके से रेडी करने का कि उसमें आपकी गलतियाँ कम हों। अब आपने ये चीज़ भी नोट करनी है स्टूडेंट्स कि ये जो लिखा गया है, ये आंसर ये लिखा गया है स्टूडेंट्स पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। और पहला पैराग्राफ एक्चुअली आपके पूरे ऐसे की तमहीद होता है, आपके आंसर की तमहीद होता है। लिहाजा आपने जो पहला पैराग्राफ लिखा, आपने ये चीज़ नोट की इसमें कि पहला पैराग्राफ किसके बारे में था, और ये आपको राइटिंग का पता होना चाहिए। जब भी आप कुछ आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। पहला पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ और इसमें टॉपिक सेंटेंसेस और सपोर्टिंग डिटेल्स और एडिंग डिटेल्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं तो इसमें आपने देखा अकॉर्डिंग टू डार्विन मैन हैज़ ग्रोन इनटू द प्रेजेंट फॉर्म फ्रॉम द लोअर क्रिएचर्स लाइक मंकीज़। अब यहाँ पर डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी और उसने क्या कहा है, उसने रिजेक्ट किया है। अब उस रिजेक्शन के आगे से डिटेल्स हैं कि वो किस ग्राउंड्स पे रिजेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन इंसान प्रेजेंट फॉर्म में लोअर क्रिएचर से बना, जैसे मंकी से बना है, लेकिन राइटर इज़ ऑफ द ओपिनियन। अब ऑफ द ओपिनियन, आपको ये लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आता ऑफ द ओपिनियन, तो आप सिंपली इसको चेंज करें द राइटर थिंक्स। आपकी बात को मेरी को ध्यान से सुनिए, अपना अपना लेवल अपनी इंग्लिश में चेक करना है आपने। आप इंग्लिश में मार्क्स तभी लेंगे जब आपका एक्सप्रेशन एरर फ्री होगा। अगर आपका टेक्स्ट क्लू, आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्लोज टू टेक्स्ट होगा तो आपके मार्क्स एक्सेलेंट होंगे। लेकिन अगर आप अपना कंटेंट्स आपके सही हैं और आपने उसको सादी वोकैबुलरी में भी बयान कर दिया है तो चलेगा, आप पास हो जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स बेशक ना लें, तो कंटेंट्स को आपने देखना है। अब देखिए पहले पैराग्राफ में कंटेंट क्या था। नंबर 1 मार्क ट्वेन अमेरिकन राइटर, नंबर 2 studies nature from scientific point of view, नंबर 3 in London zoological garden insects and animals का कंपैरिजन किया लंदन जोलॉजिकल गार्डन में। तो ये कंटेंट्स जब आपके माइंड में हो जाएंगे ना, फिट जाके बैठेंगे, तो फिर आपको अगर लाइंस या वो एग्जैक्ट वर्ड्स भूल भी जाएंगे तो आपको समझ में तो होगा कि आपने इसमें लिखना क्या है, ठीक है। इंसान को हाईएस्ट एनिमल उसकी इंटेलिजेंस की बेस पे अक्सर कहा जाता है, लेकिन राइटर कहता है कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, लोअर दैन। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल गई कि जब कंपैरिजन करेंगे तो आपने ऐसे लिखना करना है, ये उससे गंदा है, ये जगह उस जगह से ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर आपने कंपैरिजन भी सीख रहे हैं। और फिर वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिजेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो चीज़ आपने पढ़ते वक्त करनी है स्टूडेंट्स, वो आपने अपने पेपर को अपने आंसर्स को अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द वोकेबलरी एंड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स पढ़ना है। इसी तरीके से इसको पढ़ते रहेंगे आप। ये वो स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ा रही हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, एंड पे बुक्स खोले हुए हैं, तो वो ऐसे अपने कंटेंट्स को फोकस करते हुए पढ़ें, कंटेंट्स पे फोकस करें और वोकेबलरी को फोकस करते हुए पढ़ें। आपको याद करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको समझ में आ जाए कि इसमें ये और ये वर्ड है और ये लोअर के बाद मैंने धन नहीं लगाना, दैन लगाना है। इंटेलिजेंस के ये स्पेलिंग होते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक दफ़ा स्पेलिंग चेक कर लेना है। उसके बाद हैज़ अराइव्ड लिखना है, यहाँ पे हैज़ स्टडीड लिखना है और इसके कंटेंट्स ये हैं। तो आपको इसका स्टार्ट लिखना आ गया। अब आगे देखेंगे तो हमें दूसरी बात जो इसमें आपने देखी है वो ये है कि एक पैराग्राफ फॉर्म में है, अ मैन इज़ क्रूअल। उससे आगे अगर आप चलें तो देखिए कि इसमें उन्होंने हेडिंग्स पुट की हुई हैं। हेडिंग्स पुट ना करें पेपर में। आप याद करने के लिए हेडिंग्स अपने माइंड में ज़रूर रखें। पैराग्राफ नंबर 1 की हेडिंग थी, 2 की ये थी, 3 की ये थी, 4 की ये थी। हेडिंग्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपने उसके आपके आंसर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और ख़ास तौर पे याद करने के लिए। लेकिन जब एक दफ़ा आंसर ऑर्गेनाइज़ हो गया और याद हो गया तो फिर उसको आपने याद ही कर लिया ना, उसके बाद उसको ज़रूरत तो नहीं है ना हेडिंग्स लगाने की, तो वो पेपर में जाके मत लगाइए।
ठीक है। अब देखिए क्रूअल के स्पेलिंग, क्योंकि मैं चेक करती रहती हूँ पेपर, मुझे पता है बच्चे गलतियाँ करते हैं और यही गलतियाँ करते हैं। अब ये क्रूअल के स्पेलिंग देखें, आप नोट करें। तो अब चूंकि मुझे लगता है कि बाकी मुझे सारे स्पेलिंग्स आते हैं जो मैं आपके हिसाब से, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऊपर से भी कोई क्वेश्चन जैसे क्रिएचर्स के स्पेलिंग आपको भूल जाते हैं, कोई बच्चे हैं जिनकी स्पेलिंग की एरर्स अक्सर होती रहती हैं, तो वो लाजमी बात है स्पेलिंग्स पर फोकस करेंगे। अब ये देखिए, मैन इज़ क्रूअल, ही हैज़ इन्वेंट कम्प्लेक्स डिवाइसेस टू इन्फ्लिक्ट पेन। अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? इसके दो तरीके हैं। ये जितना लिखा हुआ है इसको अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, अपनी बुक्स को थोड़ा, अपनी टीक की बुक को थोड़ा सा आगे से सर्च करें। अगर वो एक पॉइंट वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, अगर वो आगे किसी से ज़्यादा एलैबोरेट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन उससे उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने मैंस क्रुएल्टी का एक अलहदा से क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब मैंने चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमने जो एसेस होंगे उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेडी करना है और बाकी स्टडी करना है, याद एक करना है, बाकी आपकी माइंड में होना चाहिए और आपने उसको इतना लंबा सा नहीं याद करना, उसके मेन पॉइंट पे फोकस करना है। अब एक ही क्वेश्चन आप याद करें और उसको याद करने के लिए आपने उस क्वेश्चन को सिंपल याद नहीं करना है, इसको इम्प्रूव करना है। अब मैंस क्रूअल्टी आगे लिखा हुआ है, यानी कि इसी बुक में आगे देखिए। अब यहाँ पर इतना लंबा सा लिखा हुआ है उन्होंने, मैंस मार्क ट्वेन होल्ड्स अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट मैन। अब यहाँ पे भी सेम वही होगा, होल्ड्स करें, होल्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे यहाँ पे होल्ड्स क्यों है भाई, ओपिनियन के साथ होल्ड क्यों है, तो आप ही थिंक्स वेरी लो अबाउट ह्यूमन बीइंग, he does not like human being, he has a very humiliated opinion। आपकी मर्जी है, वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं, कंटेंट समझ में आ जाए तो वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं। मैन इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशंस बट एक्चुअली ही इज नॉट। हिज पास्ट हिस्ट्री शोज दैट ही इज़ मीन एंड क्रूअल एंड ग्रीडी बाय नेचर। ठीक है जी, अब हमें मीन, क्रूअल एंड ग्रीडी, ये है इसका मेन कंटेंट। उसकी पास्ट हिस्ट्री शो करती है मैन मीन है, ग्रीडी और क्रूअल है बाय नेचर। दैट्स इन दिस ऐसे द राइटर गिव्स अस मैनी हिंट्स दैट विद विच अ मैन कमिट्स ऑन हिज फेलो बीइंग। ठीक है, उसने इशारे दिए हैं। अब यहाँ से एक्चुअली आप इसको ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये ही गोज आउट द आइज ऑफ हिज ओपोनेंट्स, ही यूजेस रेडर टू आयरन। अच्छा बच्चों, आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए कुछ वर्ड्स की, तो ये आप ऑन हिज एनिमीज फॉर द फ्लाइज, ये चीज़ें बेटा आप ना पता क्या करें, इसको आप मार्कर के साथ दरमियान में लिखते हैं। जो इस किस्म के वर्ड्स हैं ना, हिज स्किन्स इज कैप्टिव्स अलाइव एंड स्कैटर्ड सॉल्ट ऑन देयर बैक, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये टेक्स्ट की लाइन्स हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूँगी, लेकिन ये चीज़ें आपको पेपर के हवाले से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना मैं आपको सिखा रही हूँ। जब आप इस तरीके से आगे से पीछे से थोड़ा सा पढ़ के एक चीज़ को, उसके कंटेंट्स को फोकस करते हुए, मिसाल के तौर पर जो बात जो आपने देखें, ये मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैन इज क्रूअल का आपको मैंने पढ़ाया है, इसमें जो चीज़ें बयान कर दी गई, देखें यहाँ पे भी है, हिज स्किन्स इज कैप्टिव अलाइव एंड स्कैटर्ड सॉल्ट और देयर बैक ही कॉजेस ऑफ। ये बातें जो यहाँ पे भी बयान कर दी गई हैं और वहाँ पे भी बयान कर दी गई हैं, इनको रिपीट नहीं करना। जो बातें उस किसी जगह पे नहीं मिल रही हैं आपको, वो एक ही जगह पर जमा कर लें और इस तरीके से आपका क्वेश्चन इंप्रूव हो जाएगा। देखिए, मैन इज़ क्रूअल, मैन इज क्रूअल का जो ये पोर्शन है ये कितना मुन्नस है, सिर्फ ये 3 लाइन, स्कैटर्ड सॉल्ट ऑन देयर बैक, मैन इज ओन ए क्रिएचर इन्फ्लिक्ट्स पेन फॉर द प्लेयर, द ट्रीटमेंट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल्स। अब ये एक बहुत अच्छा लिखा हुआ पॉइंट नहीं है, इसमें सिर्फ उसने 3 बातें बयान की हैं। नंबर 1 कि वो अपने अपोनेंट्स की खालियाँ उधरवा देता है, अपने स्कैटर्स की, अपने कैप्टिव्स की पीछे साल्ट फेंकता है और उनको मार देता है, और वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो बड़ा खुशी महसूस करता है। अब इसका एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया। तरीका नंबर 1 ये था कि जो आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसमें जो नई बातें होंगी, जैसे अब यहाँ पे देखिए आंखों वाला तो हमने पीछे पढ़ लिया और कैदियों का भी पढ़ लिया, आगे देखिए, आगे ये सारा न्यू है जो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मैन इज़ द ओनली प्लेन पेन फॉर प्लायर ऑफ डूइंग इट, हमने खाली ये लाइन पीछे पढ़ी थी ना बच्चे, अब उसको उन्होंने फर्दर एलेबोरेट यहाँ पे किया। तो इस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ मर्ज करना है, बात समझ रहे हैं ना आप, मर्ज करना है। और फोकस किस चीज़ पे करना है, फोकस कंटेंट्स पे करना है। कंटेंट्स कैसे, जैसा कि अब ये देखिए मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, मैन इज़ ओनली हु इन्फ्लिक्ट्स पेन फॉर प्लेयर
Animals do not know this type of cruelty. The cat G. The cat plays with frightened mouse. Her motive is to scare the mouse. She does not hurt it. She does not dig out its eyes. She does not tear off its skin or drive splinters under its nail. ये वहाँ पे नहीं था जो पिछला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने समझ में आ गया, स्प्लिंटर्स के स्पेलिंग चेक करने हैं आपने, ये जमा है। और ड्राइव्स देखिए, बिल्ली है, डज नॉट का इस्तेमाल किया गया है, प्लेस का इस्तेमाल किया गया है, डज नॉट डिग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पढ़ते वक्त जहन में रखना है। एनिमल्स के बाद डू नॉट है, डज नॉट नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है ये देखना है आपने। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट डील्स इन द एट्रोसिटी ऑफ एट्रोसिटीज़। अब ये स्पेलिंग भी चेक करेंगे आप, एट्रोसिटी, सिटी से पहले एट्रोसिटी ऑफ एट्रोसिटीज़ कॉल्ड वार। ही किल्स एंड स्लॉटर्स हिज इवन दोज इन द वार होम ही डज नॉट नो पर्सनली। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने तरीका सिखाया है। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को ये चीज़ सिखाई और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम हम इसमें कोटेशंस ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, इंटरनेट से गए और जाकर उससे रिलेटेड कुछ सर्च की और उसकी मैं लिख दी। तो मैंने फिर उनको ये थोड़ा सा गाइड किया कि आप इसमें अपनी कोटेशंस कैसे ऐड करेंगे। कोटेशंस आप जो है इसमें इंग्लिश ए में सेफ टेक्स्ट की ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने तो टेक्स्ट पढ़ा नहीं हुआ, अब आप इसमें से कोटेशंस कैसे ऐड करें, आइए देखते हैं। फिर मैं जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, ज़ाहिर है कि एज अ टीचर मैंने होमवर्क किया होता है, तो फिर मैं स्टूडेंट्स को समझा देती हूँ कि जो पॉइंट आपने देखिए यहाँ पे पढ़ा है स्टूडेंट्स, उस वही पॉइंट आपका टेक्स्ट में इस मुकाम पर है। इंसान ही वाहिद हस्ती है जो खुशी हासिल करने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है। यह खूबी आला जानवरों में नहीं पाई जाती। बिल्ली खौफजदा चूहे के साथ खेलती है, लेकिन इसके पास ये बहाना होता है कि उसे इल्म नहीं कि चूहा तकलीफ़ में है। बिल्ली का रवैया मुतवाजना, इंसान नहीं, वो गैर इंसानी तौर पर नरम मिजाज है। सिर्फ चूहे को हरासा करती है, उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, उसकी आंखें नहीं निकालती, उसे खाल नहीं खींचती, इसके नाखूनों में मेखें नहीं काटती। अब वही पॉइंट जो पीछे आप पढ़ के आए ना बेटा, कि स्प्लिंटर्स नहीं करती, उसकी आंखें नहीं निकालती, उसे खाल नहीं खींचती और ये सारा कुछ नहीं करती, जबकि इंसान ये करते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होता है जब आप वो वाली बुक से तैयारी शुरू करें जिसमें टेक्स्ट भी साथ हो। तो आप फिर पता क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। अब चूँकि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, तो अब उनको हमने, ज़ाहिर है कि जब मैं खुद उर्दू तर्जमा ही क्लास को पढ़ा रही हूँ और इंग्लिश समझा नहीं रही हूँ, तो फिर मैं कैसे अपने स्टूडेंट को मना कर सकती हूँ कि आप उर्दू तर्जमे से टेक्स्ट ना पढ़ें। तो इसलिए फिर ये आसान तरीका होता है कि बच्चे पहले उर्दू पढ़ लें और उसके बाद उसकी इंग्लिश से उसमें से कुछ कोटेशंस ऐड कर लें। जैसे अब ये देखिए, यहाँ से कुछ 2-4 वर्ड्स या लाइंस जो आपको लगता है कि आपको ईजी हैं। कैट इज़ मॉडरेट, unhumanly moderate, she only scares the mouse, she does not hurt it, ये उठा लें और इसको जाकर वहाँ पर एज अ कोटेशन ऐड कर लें। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अपनी बुक पे ही नोट्स बना सकते हैं, बड़ा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। 2-4 दफ़ा आप करते हैं ना जब स्टूडेंट्स, तो उनको फिर बड़ी सही समझ में आ जाती है कि क्वेश्चंस को हमने कैसे इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करते हुए क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से डन हो जाएंगे। तो ये था आज का लेसन। अगले लेसन के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, मेरे पास अभी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।